हेलो नमस्कार। मैं यशवंत सर एमएसटी मैथ क्लास में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज के क्लास में मैट्रिक के परीक्षा को देखते हुए कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं। जो प्रश्न इस प्रकार है, देखिए। पहला प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से 867 और 255 का HCF ज्ञात कीजिए। यहां ध्यान देना है, कौन सा विधि लगाना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान दीजिएगा, यह विधि कौन सा विधि दे दिया है प्रश्न में? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। अगर विधि नहीं देता तो जो विधि से आपको आसान लगे वही विधि से हल कर लीजिएगा। अगर विधि कह देता है तो उसी विधि से चलिएगा। यहां ध्यान दीजिएगा, 867 और 255 कौन से विधि से HCF ज्ञात करना है? ज्ञात क्या करना है? HCF। विधि क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यानी 867 और 255 आपको पहले से पता होना चाहिए कि हम लोग पहले 5-6 क्लास में भाग विधि से HCF पढ़े हैं, उसी को केवल प्रक्रिया बदल दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, 867 में 255 से जाएगा कितना मरतबे ले जाएगा? 3 3 5 15, 3 5 15 16, 3 दूनी का 6, 1 7, 2 0 102। यहां से 255 आ जाएगा, जो भाग विधि से हम लोग पहले पढ़े हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 0, 2 दूनी का 4, 1 5। अब यहाँ 102 आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 मरतबे 102। यानी HCF क्या है? 51। देखिए इसको कैसे सजाते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग इसको सजाएंगे 867, यानी 867 यानी कितना से ले जाना है? 255 से ले जाना है। 255 गुने 3, शेष क्या बचा? 102। अब ध्यान दीजिएगा, 255 जो है यहां चला आएगा, 255। अब कितना से ले जाएंगे? 102 से, तो 102 गुने 2, शेष कितना आया? 51। कितना आया? 51। फिर 102 यहां आ जाएगा, कितना से जाएंगे? 51 से, शेष क्या बचा? 0। तो HCF क्या हुआ? HCF हुआ 51। यानी यह विधि हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ध्यान दीजिएगा, एक न एक प्रश्न इस तरह से जरूर पूछता है एग्जाम में। ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या है? ध्यान दीजिएगा सभी लोग, दूसरा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। विधि यहां बता दिया गया, कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक को 12, 15 और 21 का HCF ज्ञात करना है। विधि यहां दे दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां क्वेश्चन है 12, 15 और 21। विधि क्या दिया हुआ है? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि जब दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे? यहां हम लोग चलेंगे जैसे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? उसी के गुणनखंड के रूप में तोड़ करके और इसको क्या करना है? HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है। तो देखिए, हम लोग अलग अलग 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 12 में किस किस संख्या से भाग लगेगा। तो 12 में 2 से 2 छक 12, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 15 का तोड़ेंगे, 3 से 3 5 15, 21 का तोड़ेंगे, 3 7 21, एक तो सब में आ जाएगा। तो यहाँ 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 3। 15 का तोड़ेंगे तो 3 गुने 5। 21 का तोड़ेंगे अगर अभाज्य गुणनखंड तो 3 गुने 7। ध्यान दीजिएगा, जो तीनों में मिलेगा
वही उभयनिष्ठ गुणनखंड जो होता है HCF होता है। यानी HCF क्या होगा, जो तीनों में कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड जो मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, तीनों में जो मिल रहा है वह है 3, यानी HCF क्या आया 3। अब ध्यान देना है, LCM अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, यह तीनों में जो मिलता है उसको तो 1 लिख देते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों में से कोई उभयनिष्ठ हो तो उसको 1 ही लिखिएगा। ये दोनों में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, इसमें भी नहीं है, चाहे इससे और इसका भी कोई नहीं है, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, जो बचा है उसका सबको गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यानी कहने का मतलब एक तीनों में जो मिला तो वह तो हो गया जो HCF है, नहीं मिला है उसको भी इसमें रख लेते हैं, शामिल कर लेते हैं LCM में। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी 3 दूनी का 6, 6 दूनी का 12, 12 25 60, और 60 में 7 से गुना करेंगे 7 42 यानी 420 हो जाएगा। LCM कितना हुआ 420, HCF कितना आया 3। अब आगे देखेंगे हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा 2 प्रश्न तो हो गया, तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर प्रश्न जो है क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तीसरा नंबर प्रश्न है, सिद्ध करें कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, सिद्ध करने वाला भी एक प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। ध्यान दीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न है तीसरा नंबर, यानी 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। पांच + √3, यहां ध्यान दीजिए, हम लोग एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। यहां लिखेंगे हल, माना कि P/Q एक परिमेय संख्या है जो सहअभाज्य है और Q ≠ 0, जो Q है वह 0 के बराबर नहीं है। ध्यान दीजिए, यहां से अगर हम लोग P/Q को परिमेय संख्या माने हैं तो अगर P/Q के बराबर 5 + √3 को लेते यहां से बराबर कर देते हैं, इसके मतलब हुआ कि 5 + √3 परिमेय संख्या के बराबर हुआ। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, P/Q इसको उधर लेकर चल जाते हैं तो यहां 5 हो गया, बराबर क्या बचा √3। ध्यान दीजिए, P और Q जो सहअभाज्य है परिमेय संख्या है, उसमें 5 जो है पूर्णांक है, वो भी चला गया तो क्या होगा परिमेय संख्या हुआ। यानी P/Q -5 एक परिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या है, और P/Q -5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी परिमेय संख्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यह परिमेय संख्या क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग गलत कल्पना किए हैं। लिखिए, यह विरोधाभास गलत कल्पना के कारण प्राप्त होता है। इसलिए
जब √3 परिमेय संख्या हो गया तो यह गलत हो गया। अब इसलिए 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न क्या है? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके समीकरण x² + 6x + 5 = 0 का हल निकालें। यहां भी विधि दे दिया कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे? द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। यानी क्वेश्चन है 4 नंबर, x² + 6x + 5 = 0। अब हल यहां से कौन सा विधि से करना है? द्विघाती सूत्र। यानी क्या होगा? सॉल्व क्या करेंगे हम लोग? x² + 6x + 5 = 0 का हल निकालना है। विधि होगा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। कौन सा सूत्र प्रयोग करना है? द्विघाती सूत्र। यानी a बराबर x² का गुणक क्या है? 1 छुपा हुआ है। b बराबर हो जाएगा 6 और c बराबर हो जाएगा 5। यहां a के बराबर 1, b के बराबर 6, c के बराबर 5। इसलिए द्विघाती सूत्र होता है -b ± √(b² - 4ac) अब बटा 2a। यह हम लोगों का द्विघाती सूत्र है। यानी मूल ज्ञात करने का सूत्र है जो -b ± √(b² - 4ac) बटा 2a। इस सूत्र पर हम लोग इसका क्या ज्ञात करेंगे? हल निकालेंगे। यानी शून्यांक भी ज्ञात करने के लिए दे देता है, तो शून्यांक भी समझिए कि हल है, या मूल ज्ञात करने की भी दे देगा। ध्यान दीजिएगा, यहां b के स्थान पर -6 ± √(b²) यानी 6 के स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 के मान 1, b के स्थान c के स्थान पर 5 बटा 2 गुने 1। अब क्या होगा? -6 ± 6 के स्क्वायर करेंगे तो 36 और 4 × 5 = 20 बटा 2। -6 ± √(16) बटा 2, तो -6 ± 4 बटा 2। अब ध्यान दीजिएगा, इसको एक प्लस लिखेंगे और एक माइनस लिखेंगे। यानी -6 + 4 बटा 2, एक हो जाएगा -6 - 4 बटा 2। तो होगा क्या? यहाँ -6 + 4 -2 बटा 2, एक हो जाएगा -6 - 4 -10 बटा 2। यानी 2 से खत्म हो जाएगा। यह -1 मरतबे कटा, यह कटेगा तो -5। यानी एक हो गया -1 और एक हो गया -5। यह चौथा प्रश्न भी हल हो चुका। यानी चौथा प्रश्न का आंसर क्या आया? -1 -5। यानी इसका हम लोग कौन सा सूत्र का प्रयोग करके हल किए हैं? द्विघाती सूत्र के प्रयोग से। अब देखेंगे हम लोग 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न क्या है उस पर ध्यान दीजिए। दिया है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल हो तो, यानी अल्फा बीटा जो है यह द्विघात समीकरण जो दिया है इसका क्या है? शून्यांक है। क्या है? शून्यांक है, यानी मूल है। तो क्या ज्ञात करना है? अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात करना है। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर में प्रश्न में क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। 5 नंबर प्रश्न में द्विघात समीकरण जो दिया है क्या है? ax² + bx + c = 0। यानी कहने का मतलब a का मान a, b का मान b, c का मान c। यह हम लोग जान गए कि यह a और b और यह c है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से जो समीकरण, तो यहां समीकरण पहले है क्या? सवाल क्या ज्ञात करना है?
तो यह शून्यांक पहले अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा यहाँ इस पर भी क्या होगा ध्यान दीजिएगा पहले कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, चूंकि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, यानी कहने का मतलब इसका बाटा का जोड़ करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, इसका लघुत्तम क्या है अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे बीटा से भाग देंगे तो अल्फा आएगा, तो अल्फा में अल्फा से गुना करेंगे तो अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा से भाग करेंगे बीटा आएगा, बीटा 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 के स्क्वायर। अब यहां हो गया हमारा कि अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहां से अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा बाटा अल्फा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिएगा यानी अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का योगफल, चूंकि ये लिख देते हैं ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाटा ए, यानी शून्यांकों का योगफल माइनस बी बाटा ए और शून्यांकों का गुणनफल सी बाटा ए। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, यह बात दिमाग में सेट कर लीजिए और यहां से सवाल जो है अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर है यानी क्या है माइनस बी बाटा ए का स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान है सी बाटा ए। अब बाटा में क्या होगा, तो बाटा में अल्फा इंटू बीटा का मान है सी बाटा ए। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर इसका माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में बी स्क्वायर आ जाएगा, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर माइनस 2c बाटा ए बाटा सी बाटा ए। अब ध्यान दीजिएगा यहां से इसका अगर एलसीएम लेते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए से भाग देंगे तो एक आएगा, तो ए में 2c से गुना करेंगे तो 2ac आ जाएगा, अब बाटा क्या है सी बाटा ए। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर बी स्क्वायर माइनस 2ac बाटा ए स्क्वायर गुने ए बाटा सी, यानी चौथा बाटा चला गया ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा ए से ए खत्म, एक स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो यहां आएगा क्या बी स्क्वायर माइनस 2ac बाटा ए सी, आंसर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बाटा ए सी। पांचवा नंबर प्रश्न भी कंप्लीट। अब हम लोग छठा नंबर प्रश्न देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न भी यहां भी कह दिया द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के क्या करना है फैक्टराइजेशन विधि यानी गुणनखंड विधि से शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात करने के लिए कहे चाहे मूल ज्ञात करने के लिए बात एक ही होता है। अब ध्यान दीजिएगा 6 नंबर प्रश्न पे, 6 नंबर प्रश्न है क्या यानी 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0, यानी इसको गुणनखंड विधि से शून्यांक ज्ञात करना है। विधि बोल दिया है कौन सा विधि गुणनखंड विधि। तो यहां ध्यान दीजिए 3x स्क्वायर इसको 3x स्क्वायर में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी का 6x स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको मध्य पद को ऐसे दो भागों में बांटना है जो गुना करने पर इसके और इसके गुणनफल के बराबर हो और उसका मान -2√6 से बढ़ना घटना भी नहीं चाहिए, यानी जितना मान है वही रहना चाहिए, लेकिन दोनों पद को अगर तोड़ते हैं दोनों को गुना करेंगे तो इसके और इसके गुणनफल यानी 3 और 2 के गुना करने के बराबर हो, यानी 3 दूनी का 6x स्क्वायर। तो इसको भी दो जगह बांटेंगे तो गुना करेंगे तो 6x स्क्वायर आना चाहिए प्लस में। तो ध्यान दीजिएगा यहां से 3x स्क्वायर माइनस √6x माइनस √6x प्लस 2। यहां ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग √3 इंटू √3x स्क्वायर यानी √3 इंटू √2x माइनस √3 इंटू √2x प्लस √2 इंटू √2 बराबर 0।
इसमें से कॉमन हो जाएगा √3x। √3x कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा √3x माइनस √2। √2 बचा। अब इसमें से क्या कॉमन होगा? तो √2 कॉमन होगा, यानी √2 कॉमन लेने के बाद में क्या बचा? √3x माइनस √2 बराबर 0। तो होगा क्या? √3x माइनस √2 बराबर, एगो यह हो गया गुणनखंड और एगो हो गया गुणनखंड √3x माइनस √2 बराबर 0। अब √3x माइनस √2 बराबर 0 और √3x माइनस √2 बराबर 0। क्लियर? अब यहां से इसमें तो चर नहीं है, यह अचर है, तो इसको बराबर के बाएं से दाएं या दाएं से बाएं ले जाएंगे तो चिन्ह विपरीत होता है। यानी कहने का मतलब √3x बराबर, इसको बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। यानी x बराबर √2 बाटा √3। आंसर हो गया। यहां भी वही बात, √3x बराबर √2, तो x बराबर √2 बाटा √3। इस तरह से हम लोग का 6 नंबर प्रश्न भी कंप्लीट। अब देखेंगे 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 7 नंबर प्रश्न जो है, मिटा देते हैं इधर का। 7 नंबर प्रश्न है कि 0.6 पर एकरिंग को p बटा q के रूप में बदलिए। यानी 0.6 पर एकरिंग, यानी 6 जो है पुनरावृत्त हुआ है, 6 6 6 6 आता होगा, तो यहाँ 6 पर एकरिंग दे दिया गया है। अब देखिए 7 नंबर प्रश्न, यानी 0.6 पर एकरिंग। तो इसमें ध्यान देना है कि 0.6 पर जब रेकरिंग है एक ऐसे, तो यहाँ 6 बटा 9 कर दीजिए। यानी 6 बटा 9, 3 से करिए, 3 दूनी का 6 और 3 का 9, यानी 2 बटा 3। आंसर। अगर यही प्रश्न कहीं ऐसा दे देता 1.6 पर एकरिंग, तब क्या होता? अगर यह प्रश्न चेंज कर देता, कहीं ऐसे दे देता, तब क्या होता? तो यहां होता है 16 बटा 9 और -1, इसमें से 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 बटा 6, 15 बटा 9, सॉरी 15 बटा 9। अगर यही प्रश्न चेंज करके ऐसा दे देता, मान लीजिए कि इस तरह के नहीं, 1.0 चाहे 2 दे देगा, या मान लीजिए 2 और 6 दे दिया, इस पर डिक्रिंग दे दिया, केवल 6 पर डिक्रिंग। तो अब क्या करेंगे? यहाँ 1.26, तो यहां से रेकरिंग जब पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ रेकरिंग के 9, इसके बाद में एक अंक है जो दशांश पर है, उस पर रेकरिंग नहीं है, तो उसके लिए एक 0। और यहाँ घटाएंगे कितना? तो रेकरिंग नहीं रहता है, उसको रेकरिंग वाला को छोड़कर बाकी को घटाते हैं, यानी 12 को घटा लेंगे। 6 में से 2 जाएगा तो 4, 2 में से 1 जाएगा तो 1, यहाँ हो जाएगा 1, 114 बटा 90। इस तरह से हम लोग रेकरिंग वाला सवाल को भी बहुत आसान तरीका से हल कर लेते हैं। अब आगे देखेंगे 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न जो है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0 के मूल समान होंगे। क्वेश्चन है 8 नंबर, 3x² माइनस 5x प्लस p, 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर 0 के मूल समान होंगे। कब? p का मान क्या होगा, यानी p का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, a बराबर क्या होगा? a का मान होगा 3, a का मान क्या होगा? 3, b का मान क्या होगा? 5 माइनस 5, और c का मान होगा p। चूंकि मूल समान है, इसलिए d बराबर क्या होता है? 0, यानी विवेचक का मान क्या होगा? 0 होगा। यानी कहने का मतलब d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यानी b के स्थान पर -5k², अब 4a के स्थान पर 3 और c के स्थान पर p बराबर, इसका वैल्यू होगा 0। 5 के स्क्वायर करेंगे, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, अब माइनस चढ़ते हैं 12p बराबर 0।
तो 25 बराबर 12p, इसलिए p बराबर 25/12। इस तरह के p का मान 25/12 होगा। p का मान क्या होगा? 25/12। यानी हम लोगों का इस तरह से एकदम सरल तरीका से हल हम लोग निकाल लिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यानी ये सारे सवाल को बनाने के लिए आप लोग कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, तब